नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही है। बस हम कुछ ही देर में अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमस्ते गीता मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार श्रीपर्णा। हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। कितने हैं आपके पार्टिसिपेंट्स श्रीपर्णा? कितने मैम, लोग भाग ले रहे हैं इसमें? प्रतियोगिता में हाँ। प्रतियोगिता में लगभग 14 नाम आए हैं हमारे पास। अच्छा, ठीक है। यही है, बस हम लोग अपने एचओडी का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो अच्छा आ जाए अच्छा। तो हम लोग शुरू हाँ करेंगे। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। मैं कैमरा ऑफ रखती हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। नमस्कार, शुभ संध्या। मैं श्रीपर्णा तरफदार, बंगवासी मॉर्निंग महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जिस दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, वह विज्ञान सचमुच एक वरदान ही है, क्योंकि हम विज्ञान के सहारे ही इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए ही एकजुट हुए हैं, ऑनलाइन ही सही, पर जुड़े हैं। आप कैसे करोगे? तो
आज के इस पुनीत अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार। स्वागत है सर आपका। और मैं स्वागत करती हूँ मेरे अन्य सहकर्मियों का, श्री पीयूष कांत राय और सुश्री पूजा गुप्ता का। हमारे कॉलेज की जो प्रभारी शिक्षिका हैं प्रोफेसर शिप्रा हालदार, वो हमसे जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। संभवतः कुछ समय बाद वो हमसे जुड़ेंगी, शायद नेटवर्क के कारण कोई दिक्कत आ रही है। तो आज मैं यही कहूंगी कि आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित हैं मेरी सबसे प्रिय स्कॉटिश चर्च महाविद्यालय की सह प्राध्यापिका डॉक्टर गीता दुबे। स्वागत है मैम। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और साथ ही मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ, दूसरे विभाग के शिक्षकों का भी स्वागत करती हूँ, और जो अन्य महाविद्यालय के शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस अवसर पर मुझे हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार पद्मश्री कृष्ण बिहारी मिश्र का एक लेख याद आ रहा है, जिसका शीर्षक है बंगाल हिंदी का तीर्थराज। इस लेख में उन्होंने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, विद्यासागर, बंकिम चंद्र जैसे महान व्यक्तित्वों ने हिंदी की महत्ता को स्वीकारते हुए उसे बहुमान दिया था। यही नहीं, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ने भी हिंदी भाषा सीखी थी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार में फोर्ट विलियम कॉलेज के योगदान को तो हम भुला नहीं सकते। और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत, या यूं कहूं कि यात्रा, बंगाल की भूमि से ही शुरू हुई थी। यानी कि हिंदी की जो विकास यात्रा है, या विकास की आधुनिक सरणियों की जो उत्स है, वो बंगाल की धरती रही है। अकारण नहीं कि गांधी जी ने हिंदी भाषा को हृदय की भाषा कहा है, राष्ट्र की भाषा कहा है, क्योंकि हमारे देश में जो भाषा व्यापक स्तर पर बोली और समझी जाती है, वो हिंदी है। आज जब हमारी हिंदी खतरे में है, हाँ एक हद तक खतरे में है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी भाषा की महत्ता को समझें, न कि उसे हीन दृष्टि से देखें। तो अधिक समय व्यय न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और कहा जाता है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले ईश्वर का नाम लेना जरूरी है। तो उसी खूबसूरत परंपरा का पालन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ माँ भारती की वंदना से करते हैं। मैं निवेदन करती हूँ पल्लवी रॉय को कि वो माँ सरस्वती की वंदना का जो ऑडियो है वो उसे बजाए, उसे यहाँ पर रखे, प्रस्तुत करें। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी। जयति पद्मासना माता, जयति सुख वरदायिनी। जयति पद्मासना माता, जयति सुख वरदायिनी। जगत का
कल्याण करे माँ जगत का कल्याण करे माँ तू ही विघ्न विनाशिनी जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा वादिनी कमल आसन छोड़ दे माँ देख जग की दुर्दशा कमल आसन छोड़ दे माँ देख जग की दुर्दशा शारदे शत सरल मति दे शारदे शत सरल मति दे ज्ञान दे जग जननी माँ जयति जय जय माँ सरस्वती जयति वीणा वादिनी। धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इसी क्रम में मैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वे आज अपना वक्तव्य रखें आज के इस पावन अवसर पर। तो सर, आप कृपया अपना वक्तव्य रखें। सर्वप्रथम मैं अपने कॉलेज के विभाग की ओर से और स्वयं अपनी ओर से भी हमारे विद्वान प्रवक्ता हमारी छोटी बहन की तरह ही है, मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित रूप से इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में जो एक विभागाध्यक्ष की भूमिका होती है तो मैं नहीं निभा सका। कुछ पारिवारिक ऐसे कारण थे जो श्री पन्ना जानती हैं, चाहे हमारे विभाग के सभी लोग जानते हैं। फिर भी मैं बहुत संक्षेप में, चूंकि मैंने बहुत इस पर मेहनत भी नहीं की और बहुत ज्यादा मैं सोच भी नहीं सका, क्योंकि कल तक मेरी स्थिति थोड़ी दूसरी थी और आज थोड़ी सी स्थिति बदली है। तो मैं निश्चित रूप से बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा और विस्तार से हमारे जो अतिथि विद्वान हैं उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। सर्वप्रथम चूंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी प्रदेश में रहते हुए बहुत बार ऐसा लगा है कि हिंदी दिवस मनाना जैसे अपने वर्चस्व को जमाने की तरह है और दूसरे जो हिंदी भाषी लोग हैं उनमें वो स्पिरिट और हिंदी भाषियों का है, मुझे लगता है कि वो स्पिरिट हम लोग नहीं जनरेट कर पाते हैं। और वो क्योंकि जिस समय हिंदी को आप अगर हम पीछे की तरफ जाए स्वतंत्रता संग्राम से अगर जुड़े तो हिंदी को आधार बनाकर या हिंदी एक भाषा ऐसी भाषा बनी जिसमें स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही भूमिका निभाई। और हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा भारतीय जनमानस की भाषा है। भारत में, जैसा कि आप सबों को मालूम है, सब जानते हैं कि भारत बहुल भाषा का देश है, नाना संस्कृति, नाना भाषा, नाना विचार। और हम सब बच्चे में ही हम लोग ने सुना है कि 4 कोस पर पानी बदले और 8 कोस पर वाणी। ऐसे देश में भी जब संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया तो जितने विभिन्न प्रांतों के विद्वान थे, भले ही उनकी मातृभाषा हिंदी न रही, सबों ने एक स्वर से इस बात का समर्थन किया कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरो सकती है। और उस समय एक ऐसी भाषा की जरूरत भी थी जो हमें स्वाधीनता दिला सके, जो हम सबों के मन में जो विचार था कि भारत किस तरह से स्वाधीन बनाना है, उसमें एक महत्व भूमिका निभा सके।
तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और देवनागरी लिपि उसकी देवनागरी लिपि उसकी लिपि बनी, जो कि आज के समय में अगर देखें तो विभिन्न आप कह सकते हैं कि विभिन्न वैज्ञानिक विचारों के द्वारा या विभिन्न वैज्ञानिक भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा भी वो एक सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि के रूप में जानी जाती है। और इसके साथ में ये कहना चाहूंगा कि 1914 सितंबर 1953 को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया। आज हम जहां तक समझते हैं कि अभी हिंदी हम लोग भारत में अगर कहें तो 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, और जिस समय देश आजाद हुआ था तो उस समय 32 करोड़ की आबादी में लगभग 14-15 करोड़ लोग थे जो हिंदी भाषी थे। और हिंदी भाषी खास करके बंगाल जहां हमारी ये सेमिनार हमारा ये हो रहा है, तो जैसा श्री पन्ना ने पहले भी जिक्र किया कि बंगाल के मनीषियों ने इस बात को स्वीकार किया कि हिंदी में वह ऊर्जा है, हिंदी में वह शक्ति है, हिंदी ऐसी भाषा है जो संपूर्ण भारत को एक ओर ले सकती है। चाहे उनका सुभाष चंद्र बोस हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, बंकिम चटर्जी हो, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय हो, केशव चंद्र सेन हो, इन सबों ने हिंदी के महत्व को स्वीकारा। लेकिन साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक भाषा, चाहे वो कोई भी प्रांतीय भाषा हो, उसका अपना महत्व है। उसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक भाषिक बनावट है और व्यक्ति की संवेदना को प्रकट करने की क्षमता है। निश्चित रूप से जब एक बड़ा लक्ष्य होता है तो एक बड़े लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक ऐसे मार्ग को अपनाने की आवश्यकता होती है कि जिस मार्ग पर चल के उस सिद्धि को हम प्राप्त कर सकें। तो देश जब आजाद नहीं हुआ था तो हिंदी भाषा ही वो माध्यम बनी जिसने पूरे देश को एक किया। आज भी अगर भारत में संपर्क भाषा की बात हो तो मैं समझता हूँ कि संपर्क भाषा हिंदी भाषा ही है। विभिन्न प्रांत के लोग, किसी मेले में आप जाएं, कहीं भी किसी बड़ी जगह पर जाएं, आप कुंभ मेले का उदाहरण लें, गंगा सागर का उदाहरण लें, विभिन्न प्रांत के लोग जो आते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे न भी, उनके बीच अगर कोई संबंध स्थापित करती है भाषा तो वो व्यापक रूप से हिंदी ही होती है। क्योंकि वो कोई उड़िया बोल सकता है, कोई तमिल बोल सकता है, कोई मराठी बोल सकता है, लेकिन वो जब एक दूसरे से जुड़ता है तो हिंदी के माध्यम से ही जुड़ता है। और जो भावना उस समय थी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भावना उस समय थी कि हिंदी को हिंदी भाषी विद्वानों ने, लेखकों ने, स्वाधीनता संग्रामियों ने स्वीकारा। क्यों स्वीकारा? उसकी जो विशेषता, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरा छोटा बना और कोई एक दूसरा बड़ा बना। ये छोटा और बड़े बने की जो भावना है, निश्चित रूप से उस भावना को व्यक्त नहीं करती है जो आजादी के समय जो भावना हमारी रही होगी। बाल गंगाधर तिलक मराठी थे, लेकिन उन्होंने भी नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस नारे से ज्यादा लोग जुड़े। और आज जितने भी बड़े नेता को ले, महात्मा गांधी को आप ले, उन्होंने एक, आप कहें कि बहुत बड़े व्यापक रूप से हिंदी भाषा का ही समर्थन किया। तो निश्चित रूप से ये मानना होगा कि हिंदी जिन विशेषताओं के कारण राजभाषा बनी, और कहीं ना कहीं हिंदी की जो स्वाभाविक जो एक शक्ति थी, उसका मैं समझता हूँ कि राजनीति प्रश्न उसको पाकर के उसका ह्रास ही हुआ। क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने राजभाषा, हिंदी ने राजभाषा घोषित की गई, आप देखेंगे तमाम तरह का विरोध, खास करके दक्षिण भारत में बहुत तरह के विरोध का सामना करना पड़ा। और निश्चित रूप से वहां भी ऐसा नहीं है कि हिंदी दिवस जब से मना तब से हिंदी भाषा रही होगी। हिंदी भाषा की विकास यात्रा बहुत पुरानी है और समस्त भारतीय जनमानस को उद्वेलित करती है। आज भी हम देखें, और ये सब लोग जानते हैं कि अपनी जो मातृभाषा है उससे व्यक्ति जब जुड़ता है तो किसी चीज को वो ज्यादा त्वरित गति से सीखता है। और वो आज भी अगर उपलब्ध हो हम लोगों के पास तो हम वो ज्यादा तेजी से उस बात को सीख सकते हैं। तो संविधान की और बहुत सारी बातों का जिक्र मैं नहीं करूंगा, जिसमें 300 धारा 343(1) है, तो ये तमाम तरह की बातों का मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन आज के समय में जो इस उदारता की जरूरत है, जिस भाषाई कट्टरता से मुक्त होने की जरूरत है, निश्चित रूप से हम सब हिंदी दिवस मनाएं। इन हिंदी दिवस मनाते समय मैंने बहुत बार महसूस किया है कि अगल बगल जो लोग हैं हमारे, हम उनको सबको हमको साथ जोड़ना है। उन्हें हमें बताना है कि इतिहास में किस तरह से हिंदी ने एक पूरे देश को, हमारी पहचान, पूरे देश में हमारी पहचान बनाई।
और उस पहचान से हम सभी जुड़े हैं, चाहे वो बांग्ला भाषी हो, मराठी हो, उड़िया हो, तमिल हो, क्योंकि भारत में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी जा चुकी है जो प्रांतीय भाषाएं। तो इन सारी चीजों से, सारी चीजों को अवगत कराने की जरूरत है। खास करके हमारी ये दायित्व बनता है, क्योंकि हम लोग हिंदी प्रदेश में हैं, कि ये 4 दिन का मेला नहीं है, बल्कि इस मेले से हमें बहुत कुछ सीखना है। कि हिंदी दिवस एक पखवाड़ा आता है, चला जाता है, हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, या मेरी ये सोच है कि हम इसे समग्रता में हम हिंदी के विकास को देखें, और आज के समय में निश्चित रूप से संपूर्ण भारत को एक होने की जरूरत है। ये भाषाई कट्टरता, उदारता नहीं हो, भाषा के नाम पर, खान पान के नाम पर, पोशाक के नाम पर ये जो वैमनस्यता आ रही है, ये ऐसी भारत की कल्पना निश्चित रूप से हमारे यहाँ के मनुष्यों ने नहीं की हो। दूसरे, मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा कि वैश्विक स्तर पर भी देखते हैं तो हिंदी की महत्ता को स्वीकारा जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि यूएनओ ने भी पिछले वर्ष हिंदी दिवस मनाया, और वह दिन दूर नहीं है कि यूएनओ में भी हिंदी एक अधिकृत भाषा के रूप में मान्य होगी। तो यह प्रयास जारी है, और आज आप देखें निश्चित रूप से बाजार को हिंदी की जरूरत है। बाजार जो बहुत बुरी तरह से हमें आक्रांत कर रहा है, वो भी हिंदी की बैसाखी पर ही टिका है। बाजार बहुत सारे आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ये सारी चीजें, उसमें हिंदी कहीं ना कहीं हिंदी बिगड़ भी रही है, हिंदी को बिगाड़ा भी जा रहा है अपने मन के मुताबिक। लेकिन बाजार आज हिंदी, एक समय ऐसा था कि हिंदी के सहारे से हमने स्वाधीनता पाई, एक भाषा वो थी। आज बाजार को हिंदी की बैसाखी की जरूरत है। तो हिंदी मजबूत है, हिंदी सबल है, और हिंदी जनमानस की, भारतीय जनमानस की भाषा है, जिसमें पूरा भारत जनमानस बोलता है। और स्वाधीनता आंदोलन से लेकर के आज तक अगर हम देखें तो हिंदी को निश्चित रूप से कुछ क्षति जरूर पहुंची है जब हम इसको किसी के ऊपर, और निश्चित रूप से ये भाषा किसी के ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर बताने की हमें जरूरत है कि हिंदी किसी के ऊपर थोपी नहीं जा रही है। हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं, ये हमारा एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य को लेकर के हम हिंदी दिवस मनाते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे और आगे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोल भी नहीं बहुत ज्यादा पाऊंगा, और निश्चित रूप में से मैं सुनूंगा और सुनने का मैं आग्रही रहूंगा। धन्यवाद। यह कहकर मैं अपनी छोटी सी बात को समाप्त करता हूँ। अपने कॉलेज में मैं टीचर इंचार्ज हमारी जुड़ी हैं, वो उनको भी मैं आभार जताता हूँ, और एक आभार शिपर्णा तरफदार जो कि बहुत सक्रिय रूप से इसको जुड़ के, उनके बिना मैं शायद समझता हूँ इस संभव नहीं था। हमारे पीयूष हैं, पूजा गुप्ता है, सबों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी छोटी सी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ, हमारे बीच हमारी जो प्रभारी शिक्षिका हैं हमारे कॉलेज की, वंगवासी मॉर्निंग महाविद्यालय की, वो अभी जुड़ी हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ मैम आपका, प्रोफेसर शिप्रा हलदर मैम, आपका स्वागत करती हूँ। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी जो विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर गीता दुबे से आग्रह करती हूँ कि वो अपना वक्तव्य रखें, लेकिन उसके पहले मैं उनका परिचय देना भी जरूरी समझती हूँ। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी किया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख, कविताएं, शोध पत्र, समीक्षाएं आदि प्रकाशित हुए हैं। हिंदी साहित्येतर पंचपथिक जो बांग्ला सहलेखन है, और स्त्री लेखन स्त्री दृष्टि जो सह संपादन है, ये इस तरह की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आपकी, वो प्रकाशित हो चुकी हैं। रेडियो दूरदर्शन पर भी आपने कविता पाठ किया है। साहित्यिकी जैसी महत्वपूर्ण संस्था की आप सचिव हैं, और संप्रति स्कॉटिश चर्च महाविद्यालय की सह प्राध्यापिका है। तो मैम, आपसे आग्रह है कि आप अपना वक्तव्य रखें। गीता मैम। धन्यवाद श्रीपर्णा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर बंगवासी महाविद्यालय में हिंदी दिवस के उत्सव का जो आयोजन है, वहां मुझे वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। आप लोगों के साथ एक ही मंच को साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता और गर्व दोनों ही तरह का अनुभव हो रहा है, और पूरे विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर आशुतोष कुमार जी को, पीयूष हैं, पूजा हैं,
श्रीपर्णा जो संयोजन कर रही है इस पूरे कार्यक्रम का, जिसने संयोजन किया है और जिसने मुझे आमंत्रित किया है, आप सबका अभिवादन, आप सबका आभार कि आप लोगों ने मुझे अपने साथ जुड़ने और 2-4 बातें हिंदी को लेकर के रखने का समय दिया, अवसर दिया। और डॉक्टर शिप्रा हालदार के प्रति मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ, क्योंकि जो मुखिया होता है, किसी भी घर का हो या संस्थान का हो, उसकी उपस्थिति और सहयोग के बिना कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। तो आज आप हमारे साथ जुड़ी हैं और इस पूरे कार्यक्रम की साक्षी बन रही हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद, प्रणाम। हिंदी दिवस की जब हम बात करते हैं, एक अरसा हो गया है हमें हिंदी दिवस मनाते हुए, और अभी आशुतोष भैया अपनी बात रख रहे थे, बहुत सारी मुद्दों पर, बहुत सारे बिंदुओं पर मैं आपसे सहमत हुए बिना नहीं रह सकती हूँ कि आखिर सितंबर के महीने में 14 सितंबर को ये हिंदी दिवस जब हम मनाते हैं, तो एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए या सरकारी कार्यालयों में तकरीबन पखवाड़े भर के लिए या महीने भर के लिए हम मान लेते हैं, हम आंदोलित होते हैं। हमारी दृष्टि के समक्ष हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी भाषा के अतिरिक्त लगता है किसी और भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है। भावों से भरी हुई कविताएं हम सोशल मीडिया पर साझा करते हैं, हम हिंदी की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार का या पूजा का दिन हो और हम हिंदी को लेकर के उत्सव मना रहे हैं। आखिर एक ही दिन क्यों? और कई बार इस उत्साह में हम बहुत सारी अटपटी बातें कर लेते हैं और अटपटी चीजों में शामिल भी हो जाते हैं। जैसे सुबह मुझे एक कविता पढ़ने को मिली 2 पंक्तियों की, जिसमें की पहली पंक्ति है, ये हमारे रक्त की भाषा है। और मुझे इस तरह की अत्याधिक उत्साह से भरी हुई पंक्तियों को पढ़ते हुए कहीं न कहीं कभी क्रोध भी आता है, क्षोभ भी होता है। या फिर एक दिन के लिए क्या हमें अपना रक्त याद आता है? अगर ये रक्त की भाषा है भी तो आखिर किसी एक विशेष दिन ही हम अपने उस रक्त का स्मरण क्यों करें, जो रक्त हमारी नसों में हमेशा प्रवाहित होता रहता है और जिसका प्रवाह रुक जाने से हमारी हमारी मृत्यु का संकट उत्पन्न हो जाता है। उस रक्त को क्या एक ही दिन स्मरण करने से या भावोच्छल होकर भावोद्गार व्यक्त करने से हिंदी का भला हो जाएगा? शायद नहीं। हिंदी के साथ सबसे बड़ी जो स्थिति रही है, अगर हम हिंदी का इतिहास याद करें या फिर हिंदी के बारे में बात करें, तो तमाम विद्वानों का मत है कि हिंदी एक भाषा नहीं, मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा भाषिक परिवार है। तमाम बोलियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं और उन बोलियों को लेकर के हिंदी समृद्ध हुई है। ये बात और है कि आज के दौर में इस समृद्धि पर भी थोड़ा बहुत खतरा मंडरा रहा है। मैं उधर बात को नहीं ले जाऊंगी, मैं हिंदी पर ही इसे केंद्रित करने का प्रयास करूंगी। तो हिंदी की उत्पत्ति को लेकर के या हिंदी के विकास को लेकर के जब हम बातें करते हैं, तो पहली बात तो ये उठती है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से 18वीं सौ में जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना और वहां के टकसाल से हिंदी निकली, बड़े विद्वान आलोचकों का मानना है। कुछ लोग इसे अमीर खुसरो की परंपरा से भी जोड़ते हैं। बात सही है। जब आप अमीर खुसरो की कविताओं को पढ़िए, उनकी जो पहेलियां हैं उन्हें पढ़िए, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा गिरा, थाल चारों ओर फिरे, मोती फिर भी एक न गिरे। तो ये क्या है? ये खड़ी बोली हिंदी नहीं है। ये जब हम कबीर की कविता को पढ़ते हैं, तो कबीर की कविताओं की सधुक्कड़ी भाषा में हमें खड़ी बोली हिंदी के तमाम का जो स्वरूप है वो बनता हुआ दिखाई देता है। तो हम मान लें कि हमारी जो हिंदी है, वो बहुत, जिसे कि बहुत नई भाषा मान लिया जाता है, आजादी के आस-पास की भाषा या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के की परिस्थितियों के दौरान बनती हुई भाषा, कुछ हद तक खड़ी बोली हिंदी के संदर्भ में ये बात सच। और बाद में धीरे-धीरे उसे गढ़ा जाता रहा फोर्ट विलियम कॉलेज में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें की हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, उन्होंने अपनी पत्रिकाओं में, हरिश्चंद्र मैगजीन है, कवि वचन सुधा है, उसमें हिंदी के नए स्वरूप को गढ़ा। और उन्होंने ये कहा भी, अपने कालचक्र में लिखा भी कि हिंदी नए चाल में ढली। और नई चाल में ढलने के बाद हम देखते हैं कि हिंदी के जो विद्यार्थी हैं या हिंदी के जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, वो सभी जानते हैं कि किस तरह से पहले गद्य में हिंदी का प्रयोग हुआ, वो अदालती भाषा से कैसे साहित्य की भाषा बनी, और उसके बाद उसने पद्य में भी अपने स्वरूप को मांझना आरंभ किया।
उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे संपादक मिले, जिन्होंने अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उसके स्वरूप को संवारा, निखारा, उसे का मानकीकरण किया और हिंदी गद्य का एक व्याकरण सुनिश्चित किया। तो ये तो बातें हैं। हिंदी की जो पूर्व पीठिका है, हिंदी का जो इतिहास है, वो समृद्धि से भरा हुआ इतिहास है, गौरव से भरा हुआ इतिहास है। और शायद उसका ये जो गौरवपूर्ण इतिहास है, उसी कारण या फिर हिंदी भाषा भाषी लोगों की प्रचुरता के कारण, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि हिंदी प्रांत जो हैं वो इतने बड़े हैं और उसमें हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है, या ये भाषा इतनी सहज सरल और हृदय की भाषा है, सबकी इस भाषा के सूत्र को पकड़ करके लोगों के निकट पहुंचा जा सकता है। और शायद यही बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि स्वाधीनता संग्राम में, वो चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, पंडित मदन मोहन मालवीय हो, महात्मा गांधी हो, सबने हिंदी को पकड़ा और हिंदी को पकड़ के वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लग गए। क्योंकि देखिए, किसी भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए लोगों को एक सूत्रता में बांधने की आवश्यकता होती है और उस एक सूत्रता के लिए किसी एक भाषा की जरूरत होती है। एक ऐसी भाषा जो तमाम लोगों तक पहुंच पाए, जिस भाषा में लोगों को संबोधित किया जा सके, जो उनके निकट की भाषा हो। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि वह भाषा हिंदी हो सकती है। और कौन सी हिंदी? जो देवनागरी में लिखी जाए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य किया और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके माध्यम से हिंदी के प्रचार को का काम उन्होंने किया। हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में उन्होंने रखा। हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को हिंदी पढ़नी पड़ेगी। तो ये इसके पीछे तमाम कारण थे कि वो लोगों को जोड़ना चाहते, यानी हिंदी का प्रयोग लोगों को जोड़ने के लिए हुआ। लेकिन आज के मौजूदा संदर्भ में जो हम देखते हैं, तो हिंदी के नाम पर कई तरह के विद्वेष भी हैं, हिंदी से लोगों का परहेज भी है। और इस परहेज को इस तरह से कहा जाता है कि दक्षिण भारत के लोगों को हिंदी से एक थोड़ा सा अलगाव है या फिर एक नापसंदीदगी की भावना है। तो इसके पीछे अगर हम इतिहास में झांकें, तो हिंदी के बारे में बात करते हुए हम महात्मा गांधी को छुए बिना या उन्हें अपने साथ लिए बिना या उन्हें पढ़े बिना आगे नहीं जा सकते हैं। महात्मा गांधी ने सबसे पहले 1917 ईस्वी में हिंदी की मांग की, ऐसी हिंदी भाषा की मांग की जिसमें हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय को दीक्षित करके उन्हें भावनात्मक रूप से राष्ट्र के आंदोलन में जोड़ा जा सकता है। और उन्हीं महात्मा गांधी ने वर्धा में जब स्थापना की, एक संस्थान की स्थापना की, तो वहां भी उन्होंने हिंदी प्रचार और प्रसार के लिए कार्य किया। और वहां उनकी एक संकल्पना थी। वो संकल्पना क्या थी? 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में हिंदी के प्रचार प्रसार के हेतु उन्होंने एक योजना बनाई। वो योजना थी कि हिंदी प्रांत के 6 विद्यार्थी दक्षिण भारत में जाएंगे हिंदी का प्रचार करने के लिए, और हिंदी के प्रचार के साथ वहां की क्षेत्रीय भाषा को ग्रहण भी करेंगे। और फिर दक्षिण से 6 विद्यार्थियों को उत्तर भारत में आना होगा, जहां पर वह हिंदी भी सीखेंगे और अपनी भाषा को भी फैलाएंगे। अर्थात उनकी जो योजना थी, वो पूरे भारतवर्ष को समन्वय के सूत्र में जोड़ने की योजना थी और वहां किसी विभेद की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र को भी भेजा था दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और अगर हम देखें तो यहीं से आज हम जिस त्रिभाषा फार्मूले की बात करते हैं, या नई शिक्षा नीति जिस त्रिभाषा फार्मूला की बात करती है और जोर शोर से उसे प्रचारित भी किया जाता है कि भाई ये जो फॉर्मूला है वो नई शिक्षा नीति ने ही जन्म दिया है और उसके पहले इसकी बात नहीं हुई है। तो इस फॉर्मूले का सबसे पहले संकेत या इस सूत्र का सबसे पहले संकेत हमें महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और उनके कार्यों में मिलता है कि उन्होंने हिंदी का प्रचार दक्षिण में करने की बात सोची और उसके बाद दक्षिण भारत की भाषाओं को सीखने की बात भी कही। और एक बात मैं और याद दिलाऊं कि जब हम हिंदी की बात करते हैं और हिंदी के संदर्भ में महात्मा गांधी को याद करते हैं, तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि महात्मा गांधी जिस हिंदी की बात कर रहे थे वह हिंदुस्तानी थी। वह संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात नहीं कर रहे थे कि जिसमें संस्कृत के भारी भरकम शब्द होंगे और उसमें आम जनता की
की समझ से परे वो शब्द होंगे, तो उससे न केवल हिंदी की आत्मा तमाम बोझ तले दब गई, बल्कि हिंदी का जो प्रचार प्रसार था वह भी रुका और हिंदी की स्वाभाविकता भी नष्ट हो गई। जब हमें किसी भाषा को जनता तक पहुंचाना है तो हमें उसके परिवेश को ध्यान में रखते हुए वहां तक पहुंचना है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि हिंदी अर्थात हिंदुस्तानी ऐसी भाषा जो उर्दू से अलग हो, उर्दू और हिंदी का समुच्चय हो, जिसमें हिंदी और उर्दू के बीच में एक सामंजस्य हो और वह उर्दू में भी लिखी जा सके, देवनागरी लिपि में भी लिखी जा सके। लेकिन स्वाधीनता के तमाम वर्षों के उपरांत विकास की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमने गांधी के इन विचारों को न केवल विस्मृत किया, बल्कि इस बात का समर्थन भी करने लगे कि हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, इस बात की वकालत भी की कि हिंदी को देवनागरी की बजाय अगर रोमन लिपि में लिखा जाए तो बहुत अच्छा हो। आप ये जो प्रस्ताव है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया था, ये प्रस्ताव अंग्रेजी साम्राज्यवाद के दौर में भी आया था, लेकिन उस समय के मनीषियों ने उसका जोरदार विरोध किया था और हिंदी की आत्मा को जीवित रखने के लिए उसे देवनागरी लिपि जिसमें वो लिखी जाती थी, आप याद रखिए कि देवनागरी लिपि जो है वो मात्र हिंदी की लिपि नहीं, उसमें मराठी लिखी जाती है, वो संस्कृत की लिपि है और वो एक समृद्ध लिपि है और पूरी तरह से हमारे भावों को, विचारों को व्यक्त करने में सक्षम है। जिस तरह से हिंदी भाषा के रूप में सक्षम है, उसी तरह से देवनागरी लिपि भी सक्षम लिपि है। लेकिन सारा झगड़ा शुरू होता है आजादी के बाद। आजादी तो मिल जाती है, एक लड़ाई जीत ली जाती है और हिंदी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। वह तमाम लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन आजादी के बाद जब यह मांग उठने लगी, या फिर हम कह सकते हैं कि आजादी के पहले से ही इस पर विचार विमर्श होने लगा था कि आजाद भारत जब होगा तो आजाद राष्ट्र की, आजाद भारत की भाषा कौन सी होगी। और तभी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा हो सकती है जो आजाद भारत की जनता को जिसमें संबोधित किया जा सके और जनता की भावनाओं को जिसमें अभिव्यक्ति मिले। तो हिंदी के स्वरूप पर विचार विमर्श तभी आरंभ हो गया था। लेकिन अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत बहुभाषा भाषिक देश, और जब संविधान बना तो वहां हिंदी अनुच्छेदों में उलझ कर रह गई। आज हम जिस हिंदी दिवस जो मना रहे हैं, वहां उस राष्ट्रभाषा हिंदी की कोई बात नहीं है। यह हिंदी दिवस मनाया जाता है राजभाषा हिंदी के राजभाषा होने की स्मृति का दिवस है। अर्थात वो अनुच्छेद, जो तमाम अनुच्छेदों में हिंदी को इस तरह बांटा गया कि एक परिकल्पना यह की गई कि हिंदी राजभाषा के रूप में, संघ की राजभाषा के रूप में रहेगी और 15 वर्ष के अंतराल के बाद जब 1950 में संविधान लागू होता है, अर्थात 1965 में जाकर के पुनर्विचार किया जाएगा और अगर संभव हुआ तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में लागू किया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वहां यह प्रावधान रख दिया गया कि एक तो हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी और उसके साथ साथ अंग्रेजी चलती रहेगी। अब उसके साथ साथ अंग्रेजी इसलिए चलती रहेगी क्योंकि गुलामी की स्मृति में या इतने वर्षों की गुलामी में हमने अपने आप को अंग्रेजी में सिद्धस्त कर लिया था। हमने कहने से तात्पर्य यह है कि भारत के एक जो जनसंख्या थी, भले उसका प्रतिशत थोड़ा सा ही हो, लेकिन जो शासक वर्ग था उसने देख लिया था कि हिंदी में किस तरह से अंग्रेजी में किस तरह से कामकाज किया जा सकता है, अंग्रेजी में किस तरह से सक्षम हुआ जा सकता है और अपनी बातें कही जा सकती हैं। और वहां पर एक विरोध निश्चित तौर पर दक्षिण का था, क्योंकि बहुभाषा भाषी देश में जब किसी एक भाषा को थोप दिया जाएगा राष्ट्रभाषा के तौर पर, तब लोगों को असुविधा होगी। इसलिए वहां पर किसी एक हमारी जो संविधान में किसी एक भाषा को न थोप करके कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी समेत कई भाषाओं को स्थान दिया गया और साथ में हिंदी भी चलती रही। और उसके बाद लगातार, आप सभी जानते होंगे, लगातार आयोग, राजभाषा आयोग बने। 1952 से या 1953 से हिंदी को राजभाषा के रूप में मनाने का एक सिलसिला, एक परंपरा आरंभ हुई और इस परंपरा को हम आज भी मनाए जा रहे हैं, जिसे लेकर के एक ओर तो गर्वोक्तियां हैं तो दूसरी ओर प्रहसन भी है। लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि आप हिंदी दिवस मना रहे हैं। यानी हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि सिर्फ
कहीं ना कहीं हिंदी हमें लगता है हीन है, या हिंदी संकट में है, या फिर हिंदी पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा है जिसे हम हिंदी दिवस मना करके अपने मन को बहलाते हैं कि नहीं सब कुछ तो ठीक है। और ये जो हिंदी दिवस मनाया जा रहा है वो सारा सरकारी तामझाम के अंतर्गत बना हुआ कायदा है। यानी आप अपने आप को याद दिलाते रहें कि हिंदी हमारे साथ है, हिंदी हमारा संविधान का हिस्सा है, और चूंकि संविधान के तमाम अनुच्छेदों में हिंदी के बढ़ा, मैं उस पर सिलसिलेवार ढंग से नहीं जा रही हूँ, मुझे समय 15 मिनट का दिया गया था जो मैं कुछ पार भी कर चुकी हूँ। तो और आप सभी उनके बारे में जानते हैं, वो 43 हो या फिर 1976 का आयोग हो या 67 में उसका जो समीक्षा होती है, तमाम जो है उसके आधार पर ये कहा गया कि लगातार हिंदी को बढ़ाया जाता रहे, हिंदी के विकास का कार्य किया जाता रहे। तो उसी विकास के कार्यों के अनंतर हिंदी को सरकारी कार्यालयों में एक मुख्य अंग के रूप में रखा जाए, जितने सरकारी फरमान हो, सरकारी आदेश हो, वो हिंदी में भी जारी हो, और ताकि आम जनता तक वो पहुंच पाए, अर्थात हिंदी भाषाभाषी लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन जब हम धरातल पर, जमीनी धरातल पर आती हैं तो देखते हैं कि स्थितियां भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश में अभी कुछ समय पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की परीक्षाओं का परिणाम घोषित हुआ, और वहां यह देखा गया कि हिंदी प्रदेश के विद्यार्थी ही हिंदी में फिसड्डी है, यानी हिंदी में वो फेल हो रहे हैं। तो आप ये सोच करके देखिए कि आज हिंदी दिवस के दिन उद्वेलित होते हुए हम जिस हिंदी को अपने प्राणों की भाषा मान रहे हैं, रक्त की भाषा मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और गर्वोन्माद से भर रहे हैं, उसी हिंदी में हमारे विद्यार्थी क्यों फेल हो रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो हिंदी से कटा है और उसने हिंदी को अनावश्यक मान लिया है। आईएससी की परीक्षा में हिंदी को पढ़ने की जरूरत नहीं रह गई है। आप हिंदी पढ़े बिना भी आपकी जो डिग्री की वैतरणी है वो आप पार कर सकते हैं, यानी आपको शिक्षा मिल सकती है, आपको डिग्री मिल सकती है। तो हमारा हमारा जो छात्र समुदाय है या फिर हमारी जो युवा पीढ़ी है, हम कई बार कहते हैं कि वो हिंदी से कट रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम तमाम जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं या फिर हिंदी में लिखने वाले लोग हैं, हमने कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर के हीन भावना महसूस करनी बहुत पहले शुरू कर दी थी। हालांकि कहने को कहा जा रहा है, अभी आशुतोष भाई भी कह रहे थे कि बाजार ने हिंदी को अपनाया, तो बाजार ने इसलिए अपनाया क्योंकि बाजार का लक्ष्य है अपने सामान को बेचना, और बाजार ने ये देख लिया कि हिंदी प्रदेश के जो लोग हैं, हिंदी भाषा भाषी जो तमाम लोग हैं, वो अब इतने दीनहीन नहीं रहे हैं, उनकी क्रय क्षमता बढ़ गई है, और जब उनकी क्रय क्षमता है और उनके पास अर्थ है, वो सामान खरीद सकते हैं, तो उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें अपने सामान को हिंदी में बेचने की जरूरत है। इसलिए अगर कहीं आप फोन करते हैं, पहले क्या है, हिंदी भाषी आदमी कहीं किसी बात की शिकायत के लिए हिंदी में पत्र लिखने में घबराता था, बात करने में घबराता था कि उसकी शिकायत पता नहीं सुनी जाएगी भी या नहीं। लेकिन अगर अभी आप कॉल सेंटर में फोन करेंगे तो आपको हिंदी का भी एक विकल्प मिलता है और क्षेत्रीय भाषा का भी विकल्प मिलता है, अंग्रेजी का भी विकल्प मिलता है। तो एक तरह से स्थिति अगर कहीं हम देखें कि बहुत खराब है, हिंदी प्रदेश के विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो दूसरी ओर बाजार के कारण हो या व्यवसाय के कारण हो, आर्थिक कारणों से हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है। हम बंगाल की ही बात करें तो आप यहाँ कहीं कोई सामान खरीदने के लिए किसी बहुत बड़ी दुकान, जिन्हें आज की भाषा में शॉपिंग मॉल कहा जाता है, पहुंच जाएं तो वहां जरूरी नहीं कि आपको क्षेत्रीय भाषा में भी बात करनी हो। आप अगर हिंदी में अपनी बात रखेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। अर्थात जो नई पीढ़ी है वह हिंदी सीख रही है। इससे एक ये भी एक स्वस्ति की बात है, एक सुकून की बात है कि हिंदी का प्रचार जो है वो राजभाषा हिंदी होने के नाते जितना होना चाहिए था उतना हुआ हो या नहीं हुआ हो वो तो आंकड़े बताएंगे, लेकिन आम लोगों के बीच में हिंदी की पैठ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जो महात्मा गांधी का त्रिभाषा सूत्र था या फिर कोठारी कमीशन का जो त्रिभाषा सूत्र था, उस सूत्र ने हिंदीतर प्रदेश के लोगों को हिंदी सिखाई है, चाहे वो नौकरी में
पदोन्नति पाने के लिए सिखाई हो या फिर हिंदी भाषी प्रदेशों में घुल मिल जाने के लिए सिखाई हो, लोग धीरे धीरे हिंदी की ओर बढ़ रहे हैं। और जब हम अपने साहित्य को देखते हैं तो साहित्य में भी हिंदी को लेकर के कहीं विक्षोभ की भावना मिलती है, आक्रोश की। आप रघुवीर सहाय की कविता याद कीजिए, हमारे हिंदी एक दुहाजू की बीवी है। तो वो कविता, मतलब एक कवि जो है वो हिंदी को लेकर के अगर इस तरह की कविता लिख रहा है तो वो कितने कष्ट से उस तरह की कविता लिख रहा है। वो राजभाषा हिंदी की स्थिति से घबराया हुआ क्रोधित कवि है, जिस आक्रोश से वो कविता उपज रही है। लेकिन उसके बाद, उसके अनंतर बहुत समय के बाद आप केदारनाथ सिंह की कविता पढ़िए, जहां वो अपनी भाषा को लेकर के, उनमें वो आक्रोश नहीं है बल्कि उनमें एक विश्वास है। मैं उस कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पढ़ना चाहूंगी और उसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। मेरी भाषा के लोग मेरी सड़क के लोग हैं, सड़क के लोग सारी दुनिया के लोग हैं। पिछली रात मैंने एक सपना देखा कि सारी दुनिया के लोग एक बस में बैठे हैं और हिंदी बोल रहे हैं। फिर वह पीली सी बस हवा में गायब हो गई और मेरे पास बच गई सिर्फ मेरी हिंदी, जो अंतिम सिक्के की तरह हमेशा बच जाती है मेरे पास हर मुश्किल में। तो ये कितना एक स्वप्न है, कितना सुखद, कि सारी दुनिया के लोग हिंदी बोल रहे हैं, बस में बैठे हुए सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो कवि जो है वो भविष्य का संकेत, अगर भविष्य वक्ता वो हो सकता है तो भविष्य का संकेत देता है, या फिर वह एक भरोसे की बात करता है कि मेरे पास बच गए सिर्फ मेरे हिंदी। यानी हिंदी को अगर हमें बचाना है तो उसे हमें अपनी पूंजी की तरह, अपने भरोसे की तरह, अपने विश्वास की तरह सहेज करके रखना है। और यकीन मानिए कि हिंदी को हम बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, निश्चित तौर पर आज के समय में हिंदी हमें बचा रही है। आज जो आयोजन है वो हिंदी के नाम पर है, और यहाँ नहीं, तमाम सरकारी कार्यालयों में छोटे बड़े स्तर पर हिंदी को लेकर के जो तमाम आयोजन हो रहे हैं वो उन लोगों को बचा रहे हैं। लेकिन मैं आशुतोष भाई की बात से सहमत हुए बिना नहीं रह पाऊंगी कि हिंदी को हमें थोपने की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी घटना साझा कर लूं कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी की परीक्षा पास करना हिंदी भाषी लोगों के लिए जरूरी होता है। मेरे पास एक वयस्क सज्जन, मुझसे उम्र में 5-7 साल बड़े ही रहे होंगे, हिंदी सीखने के लिए आते थे और कहते थे कि शायद मैं इस बार पास हो जाऊं। मतलब अगर वो परीक्षा पास कर लेते तो उन्हें पदोन्नति मिलती, उन्हें कुछ धनराशि अतिरिक्त रूप से उनकी तनख्वाह में मिलती। तो ये जो एक बोझ था, और बार-बार उनके मन से जो ये बात हर बार अगर वो, जब वो असफल होते थे तो ये जो बात निकलती थी, ये कि कीजिए होच्छे पाच्ची ना। तो ये जो थोपना है, मुश्किलें यहीं से शुरू होती हैं। हम छोटे से बच्चे को से भी जबरदस्ती कोई बात नहीं मनवा सकते हैं। जिस बात के लिए मना करेंगे या जो बात उस पर थोपी जाएगी वह उससे इनकार करता है। तो उसी तरह हम संविधान की हिंदी को अगर लोगों के मन पर थोपेंगे तो वह बस हिंदी दिवस तक ही सीमित रहेगी। और अगर हम उसे लोगों तक ले जाएंगे और अपनी हिंदी के साथ तमाम हिंदी वाले लोग अगर एक-एक हिंदी भाषा भी सीखेंगे, तभी हिंदी का प्रसार होगा। तमाम क्षेत्रीय भाषाओं को लिए बिना हिंदी सफल नहीं हो सकती। इसलिए अगर वो उसे भारत के अलावा विश्व के सामने अपने आप को उपस्थित करना है, तो उसे अपने तमाम क्षेत्रीय बहनों को साथ लेकर चलना है। किसी से कोई विभेद ना हो। तभी हिंदी अपने इस प्रेमिल स्नेहिल स्वरूप के साथ सर्व स्वीकार्य भी हो पाएगी और सबको स्वीकार भी कर पाएगी। आप लोगों का बहुत-बहुत आभार। श्रीपर्णा, मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया है, क्षमा चाहूँगी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी और कहने सुनने की ये सारी बातें हैं, और अ, ये याद रखने की बात होनी चाहिए, सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं होनी चाहिए। एक दिन की बात नहीं होनी चाहिए, ये 365 दिनों की बात होनी चाहिए, और हिंदी को अपनी आदत में शामिल करने की बात होनी चाहिए। हम उस पे गर्व करना सीखें, उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना सीखें। हिंदी अपने आप हमारे साथ बनी रहेगी, हमारा साथ देती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद मैम। बिल्कुल सही कहा आपने।
आपसे सहमत हूँ मैं कि हिंदी दिवस एक दिन मनाने का कोई पर्व नहीं है। इसे तो हमें अपनी भाषा के रूप में हृदय में इसे स्थान देना है, तभी हम इसके विकास को या फिर इसका विकास संभव है, इसकी समृद्धि संभव है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे के छात्र छात्राओं ने एक वीडियो तैयार किया है, जो वीडियो मैं कहूँगी कि प्ले करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ पल्लवी से कि वो जो वीडियो है बच्चों का, विद्यार्थियों का, इसे आप यहाँ पर चलाएं। नमस्कार। हिंदी दिवस जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर को हम सभी हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 वर्ष पश्चात 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया एवं इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। हिंदी दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी के बढ़ते चलन एवं हिंदी के अनदेखी को रोकना है। इस उद्देश्य के पूर्ण हेतु हम सभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था एवं उसके साथ साथ ही राज्य भाषा नीति भी लागू की गई थी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 343 एक के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी होगी एवं देवनागरी इसकी लिपि होगी। हिंदी के विकास हेतु यह अनिवार्य है कि हम सभी को अपने दैनिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करना चाहिए। किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति केवल अपनी भाषा में ही संभव है। भारत में हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें भारतीय जनमानस की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य है। आज हिंदी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बोली और समझी जाने वाली विश्व भाषाओं में अपनी पहचान स्थापित कर चुकी है। विश्व की सभी भाषाओं का आदर करना हमारी जिम्मेदारी है, किंतु सभी भाषाओं में हमें सर्वप्रथम हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हिंदी केवल हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाए। मैं गद भी बनी और पद भी बनी, दोहे किस्से बनी और छंद भी बनी, तुमने क्या क्या न सीखा बता दो मुझे, मैं हूँ हिंदी एक तो बिस्कुट भिजवा दो तो ना। बसा लो मुझे, मैं हूँ हिंदी। आज हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भी बहुत पसंद की जा रही है। इसका कारण यह है कि हमारी भाषा हमारे देश के सांस्कृतिक और संस्कारों का भी प्रतिनिधित्व है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारे देश की भाषा और हमारी संस्कृति को जानने के लिए हमारा देश का रुख कर रहे हैं। यह बात तो सच है कि टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा का सीखना भी जरूरी है, परंतु हमें अपनी भाषा हिंदी को नहीं भूलनी चाहिए और सभी भाषाओं में से हिंदी भाषा को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। आज हिंदी का महत्व न सिर्फ साधारण व्यक्ति बल्कि टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाले कंपनियां भी समझ चुकी है और वह भी अपनी परियोजनाओं को हिंदी भाषा में विकसित करने में लगे हुए हैं। आज के दिन हम यह प्रण करते हैं कि हिंदी भाषा को आगे ले जाने में पूरी कोशिश करेंगे। नमस्ते, मैं नंदिनी कुमारी मेहता बंगवासी मॉर्निंग कॉलेज की तृतीय वर्ष की छात्रा, मेरे सभी गुरुजन और अपने सभी सहपाठियों को मेरा नमन करती हूँ। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी भाषा हमारी है, सभी भाषाओं से प्यारी है। कलम उठाए कवियों ने दे डाला कहानी, कविता और लेखों का ज्ञान। कबीर, तुलसी, प्रेमचंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे महावीर है हिंदी समाज नामक धनुष के वीर, जिसने
गुलामी में क्रांति की आग जलाई। सुन लो, जान लो, समझ लो, हिंदी की लौ को कभी बुझने न देना, क्योंकि इसने ही सिखाया है पाठ प्रेम और मोहब्बत को। लालच की खातिर इसको नयनों से गिरने नहीं देना। हिंदी भाषा का अटूट है ज्ञान, हर क्षेत्र में आवश्यक है इस पर ध्यान। जिसने काल को जीत लिया, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। इस पर हम सबको गर्व है। 14 सितंबर को इसलिए मनाते हम हिंदी दिवस का पर्व है। धन्यवाद। है जिससे देश की शान, मेरी हिंदी महान। नमस्कार, मैं स्वाति प्रजापति बंगोशी मॉर्निंग कॉलेज की छात्रा यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों और सहपाठियों का हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर सबका अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आज का दिन यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन में ही भारत के संविधान सभा द्वारा भारत में हिंदी को उसके राज्य भाषा होने का दर्जा प्राप्त हुआ है और तभी से इस दिन को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के प्रचार प्रसार में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अपने सभी कार्यालयों में एक हिंदी विभाग भी बनाया ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जा सके, इसके प्रचार में वृद्धि किया जा सके। जैसे 14 सितंबर का दिन, मतलब ये पूरा सितंबर महीना ही हिंदी पखवाड़े के नाम से जाना जाता है। इस पूरे सितंबर महीने में सरकार के अलग अलग विभागों में हिंदी दिवस को अलग अलग रूपों में आयोजन किया जाता है, उसे मनाया जाता है। अगर हम हिंदी में गांधी जी के विचार, उनके प्रेम, उनकी विचारधारा को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी के साथ गांधी जी का प्रेम अत्यंत गहरा था। उनका कहना था, हृदय की कोई भाषा नहीं होती, हृदय हृदय से बात करता है और हृदय की भाषा हिंदी है। अतः उनका प्रेम भी बड़ा गहरा था हिंदी को लेकर और उन्होंने भी बहुत ज्यादा ही प्रयत्न किया कि हिंदी को भारत में राजभाषा होने का दर्जा प्राप्त हो सके। अंतिम में मैं बस 2 शब्दों के साथ अपने विचारों को यहीं विराम देना चाहूंगी कि जैसे रंगों के मिलने से खिलता है बसंत, जैसे रंगों के मिलने से खिलता है बसंत, वैसे ही भाषाओं के मिश्री से बोलती है बोली। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, पढ़ते लिखते हिंदी है, हाँ, पहचान हमारी हिंदी है। धन्यवाद। भारत सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, यहाँ तक कि इसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ा। वैसे तो हिंदी दुनिया की तीसरी ऐसी भाषा है जिसे लोग सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी को अपने ही देश में हीन भावना से देखा जाता है। देश में हिंदी बोलने वाले को पिछड़ा और अंग्रेजी बोलने वाले को आधुनिक कहा जाता है। यहाँ तक कि हिंदी के कई ऐसे शब्द तो प्रचलन से ही हटते जा रहे हैं। ऐसे में हिंदी दिवस का मनाना बहुत ही जरूरी है ताकि लोगों को याद रहे कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज, बन सकता वह देश कब दुनिया का सरताज। हो हिंदी का देश में पहले उचित प्रसार, तब जाकर यह विश्व में पाएगी सत्कार। सभी प्रांत की बोलियां दे हिंदी को मान, राष्ट्र एकता का करे मधुर सुरों में गान। हिंदी के प्रतिहीनता मन से करे समाप्त, विश्व मंच पर तब इसे होगा गौरव प्राप्त। हिंदी भारत देश की जनता की आवाज, हो इसमें संपन्न अब शासन के सब काज। हिंदी से अभिव्यक्ति के सभी कार्य हैं साध्य, फिर अंग्रेजी पाल की क्यों ढोने को बाध्य। बने कार्य व्यवहार की हिंदी भाषा आज, तब कल इसके शीश पर हो। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक तरफ जहां हिंदी दिवस मनाना है, वहीं दूसरी तरफ हमारे होनहार विद्यार्थियों की प्रतिभा को सभी के समक्ष उपस्थित करना भी है। और इसी उद्देश्य से स्वरचित काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और हमारी जो अतिथि है, मुख्य वक्ता है डॉक्टर गीता दुबे, वो आज की प्रतियोगिता की निर्णायक है।
तो सभी प्रतिभागियों को मैं दोबारा याद दिला देती हूँ कि आप लोगों को 3 मिनट का समय दिया जाएगा। आप अपनी छोटी कविता का पाठ करें और पाठ करते समय अपना वीडियो ऑन रखें ताकि जो निर्णायक हैं वो आपको देख सके, सुन सके। तो आज की प्रतियोगिता शुरू करते हैं और इसी क्रम में मैं सबसे पहले बंगवासी मॉर्निंग महाविद्यालय के छात्र आशीष गुप्ता को बुलाना चाहूंगी। आशीष, आशीष गुप्ता। जी मैम। हाँ, तो आप शुरू कीजिए। आदरणीय सभी श्रेष्ठ जन एवं उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता की पंक्ति है, मेरी कविता का शीर्षक है लक्ष्य। आओ चलें उस ओर, सहचर बनकर नहीं पथिक बनकर, मार्गदर्शक बनकर नहीं रसिक बनकर, रुक रुक कर, ठहर ठहर कर, डरते हुए नहीं, मेहनत कश की भांति, शांत होकर। और बस ऐसे ही बढ़ना है, क्योंकि आगे पहुंचकर रुकना है। रुकना है पर ठहरने के लिए नहीं, फिर से आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आशीष। अब मैं सविता माझी, बंगवासी मॉर्निंग महाविद्यालय की छात्रा सविता माझी से कहूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी कविता का पाठ करे। सविता, सविता आप उपस्थित हैं? मुझे लगता है कि सविता माझी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं, तो देख लेंगे बाद में। अगर वो हमसे जुड़ पाए तो फिर हम उनको बाद में सुनेंगे। तो इस क्रम में मैं अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। नेहा शाव रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की विद्यार्थी हैं, छात्रा हैं। तो नेहा शाव, आप कृपया सामने आइए, अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी कविता का पाठ करें। नेहा। नमस्कार, मेरा नाम नेहा। सबसे पहले देखो, हिंदी दिवस के शिक्षकों एवं साथियों को, तो मेरी कविता का शीर्षक है एक बूंद बारिश। कुछ तो छिपा रही हो, कुछ तो तुम छिपा रही हो, तभी तो इतनी शिद्दत से बरस रही हो। मैंने सुना है प्रकृति से मेल है तुम्हारा, तभी तो अंबर से धरती पर उतर रही हो। सुना है मैंने कुदरत के बहुत करीब हो तुम, तभी तो इंसानों से रूठी हो तुम। जितनी शीतल उतनी ही रहस्यमयी हो तुम, हलचल भी उतना जितना कि शांत पानी हो तुम। कभी विनाश का आवाहन तो कभी अपनी नई उम्मीद हो तुम। इस सृष्टि के निर्माण में एक बूंद बारिश हो तुम। धन्यवाद। धन्यवाद नेहा। अब इसी क्रम में मैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा गुनगुन जायसवाल को बुलाना चाहूंगी। गुनगुन, आप आइए, अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी कविता का पाठ करें। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा अभिवादन। जो कविता आज मैं यहाँ पे पाठ करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मैं हूँ आज की नारी, आत्मविश्वास मेरी पहचान। हूँ मैं आज की नारी, हाँ आज की ही। नहीं हूँ मैं द्रौपदी जिसकी पहचान हो उसका पति। नहीं हूँ मैं द्रौपदी जिसकी पहचान हो उसका पति। नहीं मैं सीता जिसकी पहचान हो राम। मैं तो हूँ वो मलिका जिसे आवश्यकता नहीं काली की। क्या समझते हैं वो, क्या समझते हैं वो, नहीं कर सकती मैं अपनी रक्षा।
नहीं कर सकती अपना लालन पालन? अब नहीं मैं वो, अब नहीं मैं वो, मैं तो हूँ वो जो सरहद पर लोहा लेती हूँ, वो जो दिन रात घर चलाती हूँ। केवल धन निर्यात नहीं, केवल धन निर्यात नहीं, आयात भी बंद हूँ। केवल आभूषणों की मांग नहीं मुझे, मांग तो है मेरी और मेरी आजादी की। ओ स्त्री, बैठी क्यों हो? उसके लिए जो तुम्हें घरेलू समझता है, उसके लिए जो तुम्हें बात बात पर घर छोड़ाने की धमकी देता है। क्या लगता है तुम्हें, कौन बोलेगा तुम्हारे लिए? क्या तुम्हारे लिए कोई पुरुष बोलेगा? नहीं नहीं, मैं हंस नहीं रही। अफसोस होता है तेरे लिए स्त्री। तू ही उठाएगी खुद के लिए आवाज, तू ही उठाएगी खुद के लिए आवाज। अब और कितना समय लेगी? बहुत आंसू बह चुका, बहुत आंसू बह चुका, अब तो कर विरोध। ले छोड़ जा रही हूं तेरे लिए सवाल इतने, ले छोड़ जा रही हूं तेरे लिए सवाल इतने, जब जुबान खुले तो दे देना जवाब। इतना कह जाती हूं बस, तू है आज की नारी, आत्मविश्वास होनी चाहिए तेरी पहचान। मैं हूं आज की नारी, आत्मविश्वास मेरी पहचान। धन्यवाद। धन्यवाद गुनगुन। अब मैं बंगवासी मॉर्निंग महाविद्यालय की छात्रा विनीता भगत को बुलाना चाहूंगी। विनीता, अगर आप हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी कविता का पाठ करें। विनीता। मुझे लगता है विनीता भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाई हैं। इसी क्रम में मैं फरदीन शकीर को बुलाना चाहूंगी। हमारे ही महाविद्यालय के छात्र हैं, बंगवासी मॉर्निंग महाविद्यालय के छात्र। फरदीन, आप अपनी कविता का पाठ करें। आप सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। और मेरा कविता का शीर्षक है लौटा दूं वो दिन। फरदीन, आप अपना वीडियो ऑन रखें। अच्छा, ओके। यस मैम, सॉरी। मैं अपने शीर्षक को थोड़ा बदलना चाहता हूँ क्योंकि लौटा दूं वो दिन का मुझे कुछ लाइंस याद नहीं है, तो मैं शीर्षक बदल करके भारत देश की नारी के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। कुछ लिखा था। कोई बात नहीं, आप आराम से बदलिए। भारत देश की नारी अकेले है सब पे भारी, ये पापा की दुलारी और भाई की हत्यारी। भारत देश की नारी अकेले है सब पे भारी, ये पापा की दुलारी और भाई की हत्यारी। बेवजह न भोगो, जो भोगते हैं उन्हें तुम वहीं पे रोको, जिन्होंने नजरें हैं गंदी उठाई उनकी आंखों को तुम वहीं पे नोचो। बोलो क्या समझा तूने भारत की नारी को, छीड़ देगी ये सब, ये है सब पे भारी। ये नारी जो तेरे सामने है उसकी इज्जत तो तू कर ले, वरना घर पे ही बैठ और अपनी माँ को ही तार ले। और बाहर में जो आतंकवादी से भयंकर है तू, बाहर से हमला नहीं बल्कि अपनों के लिए ही खंजर है तू, वो खंजर जो खुद पे ही करता है वॉर। अब खड़े रहे यही और सुन ले एक नारी की आवाज। अब जो भी बोल रहा हूँ मैं, ये एक नारी का आवाज के और से मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या इतना आसान समझा है? एक लड़की का होना हर महीने, एक हफ्ते 10 से रोना, बाहर जो निकलो तो फिर लोगों का ताना, घर पे बस बैठ और रोटी पकाना। हम करे तो भी है फिर, तू अगर फ्लॉप तो भी तुम है, प्यार जो करे तो उसमें विचित समझा क्या तुमने हमें है जी। अगर आ गए रास्ते पे तो महंगा पड़ेगा, मेरा के पत्थर से पढ़ना पड़ेगा। गंदी नजरें ना उठाओ और थोड़ा ऊपर जाओ, और मुझे ये बताओ कौन गया उस चलते हैं पहली दफा, उसका नाम तो बताओ। वो छोड़ रहने तो तुम्हें क्या पता, वो थी और कोई नहीं बल्कि कल्पना चावला। इतना हल्के में ना लो बेटे किसी भी नारी को, अगर आ गया तो कारी। एक्चुअल में मैम ये एक फ्रस्ट्रेटेड नारी का आवाज है, जबकि वो बाहर निकलती है तो लोगों से ताना दे रहा है। वो टीनेज लड़की है, वो बाहर निकलती है तो लोगों से ताना दे रहे हैं कि अभी तक ये एज हो गया, इसके माँ बाप ने इसका शादी नहीं किया, तो कुछ लोग छेड़ रहे, तो वही गीत टाइप का था कुछ मैंने लिखा। धन्यवाद फरदीन। अब मैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की रेशमी सेन शर्मा को बुलाना चाहूंगी। रेशमी, आप हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी कविता का पाठ करें। हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या।
यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों और मित्रों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रेशमी सेन शर्मा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपनी स्वरचित कविता का पाठ करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी है माँ हमारी। माँ के समान विस्तृत आंचल है जिसका, सिमट लेती सबको अपनी ममता में। देश के संतानों को बांध के रखती है, भाषा वह है महान अपनी क्षमता में। अपनत्व का बोध कराती प्रेम भाईचारा सिखाकर, बेड़ियों को तोड़कर दिखाती आजादी का सपना। सुख दुख आशा निराशा में हर पल साथ रहती, भाषा नहीं मानो परम मित्र है अपना। भारतेंदु निराला ये दिनकर को सौंपकर समृद्ध किया जिसने माँ भारती के प्रांगण को। पुण्य भूमि की सोई गौरव को जगाया और उद्बुद्ध किया देश के जनगण को। माँ का होता ना कोई जात, फिर भी क्यों समझते उसे इतना हीन। सारी भाषाओं में श्रेष्ठ हमारी हिंदी, कभी न चुका सकते जिसका ऋण। धन्यवाद। धन्यवाद रेशमी। इसी क्रम में मैं हमारे अगले प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। उत्तीर्ण धर, ये भी प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा है। उत्तीर्ण अगर आप हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी कविता का पाठ करें। मुझे लगता है उत्तीर्ण भी नहीं है किसी कारणवश। उसको मैंने देखा तो था उत्तीर्ण, शायद। उत्तीर्ण आप हैं क्या? नहीं है, ठीक है। अगली प्रतिभागी को बुलाना चाहूंगी। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की विद्यार्थी त्रिशानिता बनिक। त्रिशानिता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है त्रिशानिता। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय गुरुजन, विचारक मंडली के सदस्य एवं मेरे सह प्रतिभागी मित्रगण। मैं त्रिशानिता बनिक, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय हिंदी विभाग स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं देती हूँ और बंगवासी मॉर्निंग कॉलेज को आज के इस शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साधुवाद देती हूँ। और अब आप सबसे आज्ञा लेते हुए मैं अपनी कविता, जिसका शीर्षक है खालीपन पसरता है, का पाठ प्रस्तुत करती हूँ। एक खालीपन है जो पसरता है, पसरता ही रहता है। एक खालीपन है जो पसरता है, पसरता ही रहता है। मैं भागती हूँ उस ओर उसे भरने को, कि देखती कहीं और कुछ और खाली हो गया है। दूसरा खालीपन पसरता है। अब इस दूसरे को भर देने की ललक जगती है। अब इस दूसरे को भर देने की ललक जगती है कि देखती पहली में फिर खालीपन पसर रहा है। अब मैं भागती रहती दोनों ध्रुवों के बीच। मैं भागती रहती दोनों ध्रुवों के बीच, कि पता चलता ध्रुवों में ही फंसकर रह गई। बीच का सब कुछ, सभी कुछ खाली ही तो रह गया। अब मैं चक्कर लगाती इस बीच के खालीपन में। अब मैं चक्कर लगाती इस बीच के खालीपन में, इसे भर देने की ख्वाहिश में, कि पाती ध्रुवों में फिर से खालीपन पसरने लगा है। मैं भागती रहती चारों ओर सभी खालीपनों को। मैं भागती हर ओर हर एक खालीपन को भर देने के लिए, पर कुछ न कुछ छूट जाता है। कहीं न कहीं खालीपन रह ही जाता है। पर ये खालीपन अच्छे हैं, ये खालीपन अच्छे हैं,
किसी मृग तृष्णा की तरह दौड़ाते हैं अपने पीछे और एहसास दिलाते रहते हैं कि दौड़ते रहो इसलिए कि संतुलित नहीं हो तुम, दौड़ते रहो इसलिए कि संपूर्ण नहीं हो तुम, दौड़ते रहो इसलिए कि संतुष्ट नहीं हो तुम, दौड़ते रहो इसलिए कि सक्रिय मनुष्य को खालीपन खलता है, दौड़ते रहो इसलिए कि सक्रिय मनुष्य में ही खालीपन पसरता है, खालीपन पसरता है। धन्यवाद। धन्यवाद तुषानिता। अब मैं बंगवासी बोर्डिंग महाविद्यालय के छात्र जीतू ठाकुर को बुलाना चाहूंगी, उनसे आग्रह करूंगी कि वो अपनी कविता का पाठ करें। जीतू। नमस्कार मैम, सभी गुरुजनों के मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है पहचान। अकेला समय चला था मेरे साथ, जब निकला था पहचान बने, कभी संभला, कभी गिरा तो कभी धराशायी हुई अपनी ही जमीन पर, भागते बेचैन क्षणों को समेट उभरा अपने नए रंग में। जीवन के कई पहल और हिस्सों में जुड़ते देखा समय को, कई कई कोनों से तमाम खड़ी पाई कौमा और बिंदुओं के बीच। चखा मैंने जिंदगी का स्वाद, डाबर हनी की शीशी से नहीं बल्कि मधुमक्खियों के डंकों से, और फिर बनी जीवन की एक मुकम्मल तस्वीर। प्रशस्त हुआ वो मार्ग जिस पर चलकर बनानी है एक मनुष्य होने की पहचान, एक मनुष्य होने की पहचान। धन्यवाद मैम। धन्यवाद जीतू। अब मैं बंगवासी मॉर्निंग महाविद्यालय की छात्रा फरजाना बेगम को से कहूंगी कि वो आए और अपने आप को अनम्यूट करके अपनी कविता का पाठ करे। फरजाना। फरजाना आप अपना वीडियो, हाँ वीडियो। आमंत्रित अतिथि श्रेष्ठ एवं उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी विद्यार्थियों, मेरे गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है माँ वो होती है। माँ वो होती है जिसमें ममता का निर्झर बहे, माँ वो होती है जिसमें ममता का निर्झर बहे, जो आंचल से मुझे ढके और खुद धूप सहे, जो मेरी एक पुकार पर दौड़ती है, जो मेरी एक पुकार पर दौड़ती है। हाँ, माँ वो होती है जिसकी थपकियों में आज भी मेरी नींद समा जाए, जिसकी थपकियों में आज भी नींद मेरी समा जाए, जिसके सीने की गर्माहट से मन फिर बच्चा हो जाए। भूख मुझे लगे तो वो तड़पती है, पेट मेरा भरे और जो तृप्त होती है। हाँ, माँ वो होती है जिसकी फटकार में फिक्र है, जिसकी फटकार में फिक्र है, जिसकी बातों में मेरा ही जिक्र है, मेरी ठोकरों में उसकी आह होती है, मेरी ठोकरों में उसकी आह होती है, मेरे दर्द में आंखें जिसकी नम होती है। माँ वो होती है। आईने में नहीं मुझे खुद को देखा किया, संस्कारों में तपाकर मुझे कुंदन सा किया। कभी डांटती है तो कोने में छुपकर रोती है,
मुझे सुलाए बगैर कहाँ वो सोती है। हाँ, माँ वो होती है। जो मैं बिखर जाऊं तो मुझे समेट लेती है। कभी मेरी गुरु तो कभी संगिनी होती है। मेरी हार या जीत नहीं, जो मेरी कोशिश देखती है। हाँ, वो माँ होती है। हाँ, वो माँ होती है। धन्यवाद। धन्यवाद फरजाना। अब मैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा उत्तीर्ण धर, जो पहले हमारे साथ नहीं जुड़ पाई थी, उत्तीर्ण धर से कहूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपनी कविता का पाठ करे। नमस्कार, मैं उत्तीर्ण धर प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा आज आप सभी के सामने मेरी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मित्रता। मैले वस्त्र पहन सुदामा चले द्वारका नगरी, कृष्ण कन्हैया दौड़े करने स्वागत उनकी। गले मिले नयन भरे, दोनों बड़े आनंदित हुए। धनवान और गरीब का भेद यहाँ ना देखने को मिले। संकोचवश सुदामा ने नहीं बताया था हाल अपना। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी पूरा कर दिए मित्र का सपना। लौटे सुदामा घर की ओर तो दिखी ना उसको झोपड़ी, बदले में खड़ी थी अट्टालिका विशाल बनी। चकित सुदामा मन ही मन किए मित्र को प्रणाम। क्या कोई मित्रता देखी है किसी ने श्री कृष्ण सुदामा समान। मित्रता में ना कोई स्वार्थ निहित रहता है, यह तो अटूट बंधन है जो एक दूसरे को जोड़कर रखता है। धन्यवाद। धन्यवाद उत्तीर्ण। अब मैं प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के छात्र रंजीत सिंह से कहूंगी, अगर वो उपस्थित हैं, रंजीत सिंह, तो वो आए और अपनी कविता का पाठ करे। रंजीत, क्या आप उपस्थित हैं? संभवतः रंजीत नहीं है। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय की छात्रा अंकिता गुप्ता को मैं इस बुलाना चाहूंगी। अंकिता, वो भी हमसे नहीं जुड़ी हैं। अब मैं हमारे अंतिम प्रतिभागी बंगवासी मॉर्निंग महाविद्यालय की छात्रा नैना कुमारी पासवान, उनको मैं बुलाना चाहूंगी। नैना, आप आइए और अपनी कविता का पाठ कीजिए। नहीं, नैना भी नहीं है। तो ठीक है, मैं निर्णायक यानी हमारी जो अतिथि हैं, हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर गीता दुबे से आग्रह करती हूँ कि वो अब इतने सारे प्रतिभागियों को सुनने के बाद वो अपनी राय रखे। धन्यवाद श्रीपर्णा। बहुत अच्छा लगा मुझे विद्यार्थियों के मुंह से उनकी स्वरचित कविताएं सुनते हुए। आनंद की अनुभूति हुई निसंदेह। और हिंदी दिवस के अवसर पर जो वीडियो उन्होंने तैयार किया था, वह सच में बहुत ही बढ़िया सुंदर प्रयास है, प्रशंसनीय है। और हमारे बच्चे अगर अपनी भाषा को लेकर के ऐसे ही सचेत रहें, ऐसे ही सोचते रहें, तब कहीं कोई संकट की स्थिति बनती हुई नहीं दिखाई दी, बल्कि तमाम बादल अपने आप छट जाते हैं। और लगता है कि जो हमारे कर्णधार हैं भविष्य के, उन्होंने तो अपने आप को उस भाषा से जोड़ लिया है, पूरी तरह से उसे आत्मसात कर लिया है। कविताएं सुनी, बहुत अच्छी लगी सुनते हुए, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी की कविता का जो ऑडियो था वो बाधित था, आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। वीडियो तो बाधित हो तो चलता है, लेकिन अगर सुनाई ही ना दे ठीक से तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपने बताया था 14 थे विद्यार्थी, लेकिन मेरे यहाँ जो नाम लिखे हुए हैं इसमें 11 तक मैंने लिखे हैं और इसमें से 2 शायद नहीं आ पाए हैं, यानी तक कुल मिलाकर के 9 विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति दी है। ठीक है, इसमें बंगवासी मॉर्निंग कॉलेज के भी विद्यार्थी हैं,
प्रेसिडेंसी के भी हैं कविताएं, चूंकि अब ये, हाँ, ये जो निर्णय करना है, पहली बात तो ये है कि ये जो निर्णय है वह कविताओं पर है या पाठ पर है। जब आप कविता का पाठ करते हैं तो कविता जब लिखी जाती है और लिख करके प्रतियोगिता में भेजी जाती है तो उसका निर्णय होता है सिर्फ लिखी हुई कविता के आधार पर कि उसकी विषय वस्तु कैसी है, उसकी भाषा कैसी है और कितने सफल हुए हैं वो अपनी बात को पहुंचा पाने में, रख पाने में, अभिव्यक्त कर पाने। लेकिन जब उसी कविता का पाठ होता है तो थोड़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि एक और तो कविता है, कई बार कविता बहुत सुंदर है, भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन उच्चारण बाधित हो रहा है, उच्चारण स्पष्ट नहीं है, अशुद्ध है। कुछ एक लड़कियों ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, रेशमी सेन शर्मा का मैं नाम लूंगी, या हाँ, त्रिशानिता बानिक है, कविता बहुत अच्छी है, लेकिन वही है कि जैसे रेशमी सेन शर्मा है तो वहां पर हिंदी है माँ हमारी कविता जब वो पढ़ रही हैं तो कहीं कहीं भाषाई अशुद्धियां हैं, उच्चारण जो है वो सही नहीं है। तो भाव तो आपके बहुत अच्छे हैं, आपने हिंदी को लेकर के सोचा, उस पर कविता लिखी, उसे अपनी माँ बताया, लेकिन उस कविता को हम तक पहुंच पाने में, आ पाने में थोड़ी सी कमी रह गई। अब मैं अगर बात करूं, निर्णय की बात करूं, कितने कितने किस तरह का, कितने पुरस्कार या प्रति मतलब जो पुरस्कृत विजेता होंगे वो कितने होंगे श्रीपर्णा? 1 2 3 तीन हमने रखा है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान उनको ई प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा हमारे। अच्छा, ठीक है। तो भाई अगर बात करें फरजाना बेगम की, अब माँ से बड़ा तो कोई नहीं होता है ना, माँ से ऊपर कोई जा नहीं सकता है। और उन्होंने माँ को लेकर के उसे संगी, सखी, अपनी पथ निर्देशिका, गुरु, बहुत खूबसूरत कविता है। अपनी माँ को उन्होंने अपनी माँ के प्रति सम्मान दिखाया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पाठ भी किया है। तो मेरी दृष्टि में अगर मैं बात करूं तो फरजाना बेगम जो है वो प्रथम पुरस्कार विजेता है, उन्हें मैंने सबसे अधिक नंबर दे रखे हैं। माँ वो होती है, माँ क्या होती है और माँ किस तरह से हमसे अभिन्न होती है, हमारे लिए सबसे आवश्यक होती है, हमारी सखी निर्देशिका होती है, इसे फरजाना ने बहुत खूबसूरती से अपनी कविता में उड़ेल दिया है। तो फरजाना बेगम जो है मेरी ओर से प्रथम पुरस्कार विजेता है। अच्छा, इसके बाद जीतू ठाकुर जो है, उत्तीर्णाधर ने भी बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, मित्रता। लेकिन एक तो जो विषय वस्तु है और शैली, पाठ, इन सारी चीजों के आधार पर उसे वो जो कविता है वो इस प्रतियोगिता की दौड़ से बाहर हो गई। जैसे मुझे पहली कविता बहुत अच्छी लगी थी, पथिक, आशीष गुप्ता की कविता, लेकिन उसके बाद जब प्रतिभागी आते गए और अपनी कविता पढ़ते गए तो उन्होंने अपना स्थान स्वयं तय कर लिया। एक और मैं कविता की बात करूंगी, एक बच्चे ने कविता पढ़ी थी भारत की नारी, फरदीन शकीर, और मैं देख रही थी कि कविता किस तरह से अपना, हालांकि इस कविता ने कोई पुरस्कार नहीं जीता है, पुरस्कार नहीं पाए, क्योंकि फरदीन शाकिर की जो आवाज थी वो स्पष्ट नहीं आ रही थी, पीछे से बहुत सारी आवाजें घुल मिल करके लय ताल को भंग कर रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद, क्या ये भविष्य, मैं सोच रही थी उन्हें सुनते हुए कि क्या ये भविष्य की कविता होगी कि वो कविता पढ़ रहे थे या रैम कर रहे थे। मैं इसको लेकर के कोई नाराजगी नहीं है, बात यह है कि जब तक आप अपने आप को इस तरह से बदलती हुई परिस्थितियों में नहीं ढालेंगे तब तक आप जी नहीं पाएंगे। तो शायद हिंदी कविता के भविष्य का एक पहलू यह भी हो सकता है। फरदीन, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, लेकिन माफी चाहूंगी, थोड़े अंक आपके कम रह गए, क्योंकि देखिए पुरस्कार तो सबको नहीं मिल सकते, उसमें कुछ लोगों को ही मिलेंगे। तो पहले पुरस्कार की घोषणा मैंने कर दी है। दूसरा है जीतू ठाकुर की पहचान कविता, बहुत खूबसूरत कविता है उनकी, एक आध गलतियां वहां भी खटकी हैं, लेकिन चलिए आपको बधाई, दूसरा पुरस्कार आपको मिलता है। तीसरा पुरस्कार जाता है त्रिशानिता बानिक, खालीपन पसरता है। एक आध अशुद्धि रह गई है वहां भी, लेकिन इस तरह से खालीपन को और दो ध्रुवों के बीच के खालीपन में बिखरते हुए बीच की स्थिति को, फिर उसके असंतुलन को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से समेटने की कोशिश की है। एक नई तरह की बात निकल करके आती है। तो मेरी ओर से, जिन्होंने, आपने श्रीपर्णा नोट कर लिया होगा, तो मेरी ओर से जो पुरस्कृत विजेता हैं उन सबको बधाई।
और बाकी लोगों की कविताएं भी बहुत अच्छी लगी मुझे सुनते हुए। कुछ लोगों ने पाठ बहुत सुंदर किया है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो अंक देने हैं वो पाठ पर नहीं देने हैं, वो कविता पर देने हैं। अगर ये आवृत्ति प्रतियोगिता होती तो 2 लड़कियों ने बहुत सुंदर पाठ किया है और उन्हें मैं बधाई देती हूँ कि आप अपनी इस रुचि को इसी तरह से इसे मांझते रहें, संवारते रहें। तो तमाम प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जो जीत गए उन्हें पुरस्कार मिलेगा या प्रमाण पत्र मिलेगा, वो सुरखरू होंगे अपनी तरह से। जो नहीं जीते, अगली बार निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रतियोगिता में अपना स्थान बना ही लेंगे, क्योंकि प्रतिभा अगर है तो वह दबी नहीं रहेगी। वह समय पा करके, अनुकूल वातावरण पा करके निश्चित रूप से उसकी फसल लहलहाएगी, वो आगे बढ़ेगी और अपना लोहा मनवा के रहेगी। तो आप तमाम विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और आपका भविष्य उज्जवल हो, यह मंगल कामना में करती हूँ। धन्यवाद श्रीपर्णा। धन्यवाद मैम। फरजाना, जीतू और त्रिशान्विता, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों ने पाठ किया है, आपकी कविताएं भी बहुत अच्छी थी। तो निर्णायक ने जो हमारे सामने जो रखा रिजल्ट, तो उसी हिसाब से आप लोगों को ई प्रमाण पत्र आपके मेल पर भेज दिया जाएगा। अब हम लोग कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर ही हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे विभाग के श्री पीयूष कांत राय को। पीयूष, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, मुझे लगता है पीयूष नहीं है। ठीक है, तो हम अब आज के कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं और कार्यक्रम का अंत जो है वो धन्यवाद ज्ञापन के साथ होता है। तो मैं खुद ही मैं तो पीयूष को इसीलिए बुला रही थी लेकिन शायद संभवतः नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। उन्होंने मुझे संदेश भी भेजा है। तो आज का ये कार्यक्रम सचमुच मुझे बहुत, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी गीता मैम को, जिन्होंने मतलब मैंने जैसे ही उनको कहा कि आप आइए हमारे बीच उपस्थित रहिए, तो उन्होंने बिल्कुल भी, मतलब इतनी सहज हो वो, और वो तुरंत मान गई और वो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, हम आ जाएंगे। तो मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ मैम आपका कि आप हमारे बीच आए, आप हमारा अपना वक्त दिया, कीमती वक्त आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं धन्यवाद देती हूँ आशुतोष सर का कि तमाम, मैं जानती हूँ कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आप तमाम पीड़ाओं से गुजरते हुए आपने आज समय निकाला और हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हुए। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी प्रतिभागियों का भी, जिन्होंने आज हमसे जुड़कर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी सहायता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो धन्यवाद मैं देना चाहूंगी और जिनको देना चाहिए, क्योंकि बिना उनके ये कार्यक्रम सुचारू ढंग से हम कभी नहीं कर पाते, वो है हमारे बंगवासी मॉर्निंग महाविद्यालय के कंप्यूटर विभाग के सप्तर्षि गोस्वामी, पल्लवी रॉय, पल्लवी दत्ता, मिठुन कुमार भौमिक, और उसी विभाग के 2 होनहार छात्र नीरज और देवोपम, जिनके सहायता के बिना मैं इस तरह से, या हमारा विभाग इस तरह से ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित नहीं कर पाते। तो आप सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने मेरी मदद की, उसमें आते हैं हमारे के छात्र आशीष गुप्ता और दिनेश राय। दिनेश अभी इस वक्त नहीं है, हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से जो पोस्टर है, जिसकी तारीफ गीता मैम भी कर रही थी,
तो आपने इतने अच्छे तरीके से पोस्टर बनाया और हमारी सहायता की। जहाँ भी हमने आपसे कहा कि आप हमसे जुड़िए, आप ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, शायद हमने डांटा भी लेकिन आपने सभी कार्य जो है अच्छे ढंग से किया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी को पुनः मैं धन्यवाद देती हूँ। तो इसी धन्यवाद के साथ आज का कार्यक्रम मैं यही समाप्त करती हूँ। एक बात बोलना चाहूंगी श्रीपर्णा, अंतिम बात एक बोलना चाहूंगी। हमारे धन्यवाद। हाँ, बस एक ये शिकायत रह गई है कि ये जो लिंक बना था ना, हिंदी डे सेलिब्रेशन, हाँ, है ना, वो न हो करके हिंदी दिवस आयोजन होना चाहिए था। हाँ, ये एक मतलब बात मुझे खटकी। और देखो, बातें जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक तो लोगों तक पहुंचेंगी नहीं ना। तो मुझे लगा कि अरे जब हिंदी दिवस की बात, क्योंकि आज सुबह मेरी बेटी ने मुझसे कहा, मम्मा हैप्पी हिंदी डे। मैंने कहा कि तुम हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रही हो और ऐसे बोल रही हो। तब उसने खुद सुधारा और कहा नहीं, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो उसी तरह से हिंदी दिवस का अगर आयोजन है तो वहाँ क्योंकि अब तो हम आराम से हिंदी में टाइप कर सकते हैं, कहीं कोई असुविधा ही नहीं। तो ये एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में थी, मैंने चाहा मैं आप तक पहुंचा दूं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने कि हमसे हमारी जो भूल है हमारी तरफ से वो आपने कही। हम लोग अगली बार से इस तरह की भूल ना हो वो कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आशुतोष भैया।